बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ऑन द टॉपिक ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में जो है तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पॉलीमर होते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में वो सारे पॉलीमर होते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सारे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन पॉलीमर होते हैं। नॉन पॉलीमर ये क्यों होते हैं? पॉलीमर उसको कहते हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बने, उसको पॉलीमर कहते हैं। लिपिड सिर्फ दो चीज़ों से बनता है यूजुअली, जो तकरीबन 80% ऑफ लिपिड जो होता है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास अल्कोहल होता है और दूसरा हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स, जिनसे ये मिलकर बनते हैं। तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, इस वजह से ये नॉन पॉलीमर होता है। लेकिन स्टिल इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि ग्रेटर देन 20 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है लिपिड का। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। दे आर यूनिक बिकॉज नॉन पॉलीमर एंड हेटेरोजीनियस ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। हेटेरोजीनियस के बहुत सारे मतलब बनते हैं। आगे साथ साथ आप जाके इसको पढ़ेंगे कि जिस टाइम एक ही अल्कोहल मिसाल के तौर पे ग्लाइसिरोल हमारे पास है, ग्लाइसिरोल। तो ग्लाइसिरोल के साथ अगर डिफरेंट फैटी एसिड्स लगे हों तो उसको जो तो हेटेरोजीनियस का वर्ड यूज़ करेंगे, या सम टाइम साथ में फॉस्फेट लगा होता है, या सम टाइम सल्फ़र वगैरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वजह से इसको हेटेरोजीनियस भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये नॉन पॉलीमर होते हैं। उसके बाद अकर इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये इसकी अकरेंस आ गई है यहाँ पे कि ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर आप लोग जानते होंगे कि ये फ़ैट की फॉर्म्स में होते हैं। फ़ैट के तौर पे उनके अंदर रिज़र्व होते हैं, स्टोरेज की फॉर्म, मतलब फूड या एनर्जी को स्टोर किया जाता है एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ फ़ैट। जैसे कि सारे उसमें होते हैं, हमारे पास ह्यूमंस में भी फ़ैट के उसमें फॉर्म में स्टोर होती है, और जितने भी सारे मैमल्स हैं उनमें भी स्टोर होती है, शार्क वगैरह। और जो है तो इन सब के अंदर फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जबकि प्लांट के अंदर जब भी स्टोर होते हैं तो ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल की फॉर्म में स्टोर होते हैं। सेल्स के अंदर अपने स्टोरिंग प्लास्टिड्स होते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ऑयल्स को स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं हमारे पास, पीनट्स, आलमंड और ये अखरोट वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, तो इनके अंदर हमारे पास फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। तो ऑयल की फॉर्म में प्लांट्स में होते हैं और फैट की फॉर्म में जो है तो एनिमल में होते हैं। टर्म इज़ फ्रॉम लाइपोज। ये जो टर्म है लिपिड्स की, ये लाइपोज से निकली है। और लाइपोज यूज़ होता है फैट लाइक के लिए। फ़ैट इज़ क्लास ऑफ लिपिड। अब फ़ैट जो है, तो अब सारे लिपिड्स को हम फ़ैट नहीं बोल सकते कि कोई पूछे कि लिपिड क्या है, हम बोले कि फ़ैट है। फ़ैट जस्ट एक सिंगल क्लास है लिपिड्स की। लिपिड्स की बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें से बहुत सारी डिविजन्स में, बहुत सारी कैटेगरीज़ में एक जो है तो हमारे पास फ़ैट्स है। लेकिन अक्सर हम लोग लिपिड्स के लिए फ़ैट की टर्म यूज़ करते हैं अक्सर, तो वो इसलिए करते हैं बिकॉज मोर देन 90% आर फैट्स, कि जितने भी लिपिड्स हैं उसमें 90%, तकरीबन 90% या समटाइम 90% से ज़्यादा जो है हमारे पास फैट्स होती हैं। अब जो लिपिड्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइपिन, जैसे कि लिपिड, जैसे कि लाइपोइड, जैसे कि लिपिडी। ये सारे मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे इनका नाम लिया जा रहा है, कि लिपिडी कहाँ पे आएगा, लिपोइड कहाँ पे आएगा, लिपिड कहाँ पे आएगा और लाइपिन कहाँ पे आएगा, ये सब डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो लिपिडी टर्म है ये अमेरिकन है, अमेरिका के लोग इसको यूज़ करते हैं लिपिडी की टर्म। अच्छा, अब आते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ। ब्लूर साइंटिस्ट था जिसको हम फादर ऑफ लिपिड केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि लिपिड के ऊपर
तकरीबन जितनी भी रिसर्च फ़र्स्ट टाइम हुई थी वो ब्लूर ने की थी, और लिपिड का जो है तो आगाज़ यहाँ ब्लूर की हमारे पास स्टडी से, ब्लूर की रिसर्च से हमारे पास हुआ था। उसी ने इसको टेक्सोनॉमी भी दी, नेमिंग का तरीका, उसी ने इसको क्लासिफाई भी किया, उसी ने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बताई। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूर, लिपिड्स, यहाँ पे एल लिपिड को प्रेजेंट कर रहे हैं। लिपिड्स आर सब्सटेंसेस विच हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, अच्छा, विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है ना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं। हाइड्रोफोबिक वो चीज़ होती है जो वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर को रिपेल करती है। और इनसॉल्युबल इन वाटर है, ज़ाहिर बात है हाइड्रोफोबिक हैं तो इनसॉल्युबल हैं, वाटर के साथ इनकी अट्रैक्शन नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है तो नहीं बनती इनकी, लिपिड की और फैट की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। यही वजह है कि सॉल्युबल नहीं होता। याद रखें, सॉल्युबिलिटी हमेशा उसी टाइम होती है जिस टाइम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन हो, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं बन रही उनकी आपस में तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट्स हैं। इनको हम फैट को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। अच्छा, फैट के बारे में है कि दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड फैटी एसिड। ठीक है, एटलीस्ट वन इज़ मस्ट, कम से कम एक तो खामखा रिलीज़ करेंगे। ईस्टर किसे कहते हैं? ईस्टर हमारे पास उस कंपाउंड को कहते हैं कि जो उस टाइम बनता है जिस टाइम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH अल्कोहल के H ग्रुप को पकड़ के और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज़ हो जाए और जो रिमेनिंग अल्कोहल है उसका R जो उसका R होता है वो, और साथ में अल्कोहल का O ग्रुप, और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बाकी रिमेनिंग R ग्रुप होता है वो जब आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसको हम ईस्टर बोलते हैं। तो दे आर ईस्टर। अब चूँकि इसके अंदर फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, इसी वजह से इनको एसिड बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का COOH ग्रुप मौजूद होता है, तो इस वजह से इनको फैटी एसिड बोलते हैं। तो फैटी एसिड और साथ में इनके एक अल्कोहल खामखा होता है। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, सिर्फ सिंगल OH वाला अल्कोहल जिसको हम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी वाला अल्कोहल जैसे कि ग्लाइसिरोल हो गया, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल यूज़ हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं किसी भी फैट के अंदर। तो फैट आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड फैटी एसिड, एटलीस्ट वन तो मस्ट है। सम टाइम 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सम टाइम 1 होता है, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ लिपिड। दे आर यूटिलाइज बाय आल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स सब इनको यूज़ करते हैं किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी काम के लिए, किसी फंक्शन के लिए। अब इनके वो फंक्शंस और इनके वो बायोलॉजिकल रोल्स को हम देखते हैं जो ये प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। सबसे पहला रोल जो है इनका वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लिपिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम देते हैं। प्रोटीन्स का जो एवरेज हमारे पास आता है वो 5.3 किलो कैलोरी पर ग्राम आता है, जबकि लिपिड्स का 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम आ रहा है। 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी है जो हम किसी भी बायोमॉलिक्यूल से, किसी भी जो है तो से ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जितने भी हमारे पास फूड स्टफ़ में पाए जाने वाले मटेरियल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें लिपिड से मिलती है। तो इसी वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो है तो हमारे पास बॉडी में स्टोर किया जाता है। इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके स्टोर होती है तो ये रिज़र्व इनके बन जाते हैं, फैट रिज़र्व्स बन जाते हैं। एडिपोज सेल्स में ये स्टोर होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जब कोई बंदा एक्स्ट्रा डाइट ले, अपनी डिमांड से ज़्यादा खाए, मतलब उसको जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर वो ले रहा है तो जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फैट होगी। और फैट के लिए इसके अपने स्टोरेज सेल्स होते हैं,
वैसे तो ये हर सेल में थोड़ी बहुत स्टोर हो जाती है, लेकिन इसके जो ख़ास स्टोरिंग सेल्स होते हैं वो एडिपोज सेल्स होते हैं। और एडिपोज सेल्स ख़ास बने इसलिए होते हैं ताकि उनके अंदर लिपिड को स्टोर किया जा सके, और उनके अंदर जो है तो लिपिड स्टोर होती है। जिस टाइम लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये एडिपोज सेल डिवाइड होते हैं और मज़ीद एडिपोज सेल्स बनते हैं, और फिर उनके अंदर फर्दर स्टोरेज होती है लिपिड्स की। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर है। वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी स्टोर्ड। कहते हैं कि वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस को स्टोर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बहुत जो है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जितने भी वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं हमारे पास वो स्टोर नहीं होते। तो जो चीज़ वाटर सोल्युबल हो वो स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर एक मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में, मतलब हमारी बॉडी वेट का तकरीबन 70% जो है वो वाटर की वजह से होता है। तो वाटर ब्लड के अंदर भी वाटर, हर जगह वाटर, तो वो वाटर में डिज़ोल्व होके वो चीज़ जो है तो उस जगह पे टिक नहीं सकती, डिज़ोल्व होके और चली जाती है, वहाँ से मूव कर जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ स्टोर नहीं होती। तो इस वजह से जितने भी वाटर सोल्युबल विटामिन है अक्सर उनकी कमी लोगों के अंदर आती है। जैसे कि विटामिन सी वाटर सोल्युबल है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्टोर नहीं होता बॉडी के अंदर, तो वो उसकी अक्सर लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी आ जाती है। तो हमेशा याद रखें स्टोरेज के लिए किसी चीज़ कोई अच्छी स्टोरेज मटेरियल जितना भी होता है ना, तो वो हमेशा वाटर सोल्युबल नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ग्लाइकोजन ही ले लें, ग्लाइकोजन मोस्टली वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, यही वजह है कि वो स्टोर होती है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सबसे पहली बात ये कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, इसी वजह से सारे एनिमल्स इसको लेते हैं। दूसरी बात ये कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, इसकी फॉर्म में, फ़ैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। बट थर्ड चॉइस ऑफ फूड सोर्स, मगर इसको हम जो खाने में यूज़ करते हैं तो उसके लिए थर्ड चॉइस हम जो है तो इसको यूज़ करते हैं। क्यों? थर्ड चॉइस में सबसे पहली जो है तो हमारी चॉइस होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, सेकंड नंबर पे प्रोटीन होती है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास लिपिड्स होते हैं। वो क्यों? बिकॉज दे यील्ड कीटोन बॉडीज़ विच आर टॉक्सिक। इनकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो इस वजह से इनको कम यूज़ करना चाहिए। लिपिड्स को अपने फूड स्टफ में कम यूज़ करना चाहिए। इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट्स, मतलब इंसुलेटर वो होता है जो कंडक्ट नहीं करता, हीट को कंडक्ट नहीं करता, या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, या और इस तरह के किसी भी चीज़ के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो इंसुलेटर की यूज़ होती है। दे गैदर अराउंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड किडनी। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के दरमियान में के इर्द गिर्द गैदर हो जाते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, जैसे कि हार्ट और किडनी वगैरह हो गए हैं, चूँकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके गिर्द किडनीज़ होती हैं, ताकि अगर वो ऑर्गेनिज़म कल को किसी तरह से वो ज़ख्मी हो या उसको कोई इस तरह का एक्सीडेंट पेश आए, तो चूँकि लिपिड्स जो होते हैं उसके गिर्द, तो उस वजह से जो है तो उनकी हार्ट या किडनी के ऊपर वो ब्लो नहीं आता। जैसे अगर कोई किसी को हिट करे, कोई भी किसी को हिट करे, तो हिट करने की वजह से वो लिपिड्स जो होते हैं तो वो उसको कम कर देते हैं, और उससे उस डेलिकेट ऑर्गन को इतना लॉस नहीं होता, क्योंकि लिपिड उनको सराउंड कर रहे होते हैं। अब आ गया शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के शॉक्स को नहीं वो करते, न्यूरॉन्स के अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं इंसुलेटर के फॉर्म में, इसी वजह से इनको शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। न्यूरॉन के अंदर जितने भी इम्पल्स कंडक्ट होती है वो सारी की सारी हमारे पास चार्ज की वजह से कंडक्ट होती है, कि न्यूरॉन के सेल के अंदर और न्यूरॉन के सेल के बाहर का चार्ज डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक इम्पल्स फ्लो करती है, वो सारा चार्ज की वजह से होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन से सिग्नल जाते हैं किसी भी ऑर्गन की तरफ। तो वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं उसमें अक्सर क्या होता है कि उसको इंसुलेट किया जाता है न्यूरॉन को उसके साथ माइलिन शीट के साथ। माइलिन शीट जो होती है वो लिपिड ही होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, तो यहाँ पे लिपिड्स का रोल आ जाता है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने में। और माइलिन शीट की वजह से जो
नर्व इम्पल्स होती है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है एक जगह से ब्रेन से ऑर्गन की तरफ और ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जाता है, तो वो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स उनमें बहुत जल्दी फ्लो करती है। नर्वस सिस्टम के अंदर लिपिड्स हमारे पास होते हैं, स्फिंगोसिन होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस भी होती है, और स्फिंगोसिन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व इम्पल्स। ये भी स्फिंगोसिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे पास, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो भी लिपिड ही होता है, लिपिड से बना होता है। उसके अंदर हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और इस टाइप के लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स जो कि उसको नरिश भी करते हैं, और उसका वो उनका फ्लूइड होता है ब्रेन का भी और साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी। यहाँ पे इनका रोल आ गया। ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि क्या करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद फैटी एसिड सब्सटेंसेस लाइक विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड हेल्प देम टू फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि जितने भी हमारे पास फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जब वो हम डाइट में लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए वो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल नहीं होते, और ब्लड के अंदर हमारे पास तकरीबन 90% हमारे पास वाटर होता है, तो उस वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो इनके डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पास ब्लड में एक बड़े बड़े फैट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। उसके अंदर वो फैट ही होते हैं, उनके अंदर सारे जो है तो लिपिडी सब्सटेंसेस होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो है तो डिज़ोल्व करते हैं विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को। ना कि ये सिर्फ डिज़ोल्व करना बल्कि उसको मूवमेंट कराना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर विटामिन, आप लोगों को मैं कौन सी एग्जांपल दूँ, विटामिन डी दूँ। विटामिन डी किसी भी ऑर्गन में से स्टोर हो चुका है और उस स्टोर्ड जगह से उसने निकलना है और किसी दूसरे ऑर्गन में जाना है ताकि वहाँ पे ये अपना रोल प्ले कर सके, अपना फंक्शन कर सके, परफॉर्म। तो इसकी मूवमेंट होगी बाय द काइलोमाइक्रॉन। वो क्या करेगा, काइलोमाइक्रॉन कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है तो हमारे पास है इस तरह, जैसे मैं आप लोगों को क्या, राउंड बॉल सर्कल की तरह राउंड होता है, सर्कुलर होता है, बिल्कुल बॉल की तरह 3 डायमेंशनल सर्कल होता है, स्फेयर होता है जिसके लिए स्फेयर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि उस सर्कल के अंदर वाला जो जितना भी मटेरियल होता है वो सारा लिपिड ही होता है और लिपिड के लिए अट्रैक्शन रखता है, लिपिड को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। और जितना भी बाहर वाला उसका जो पोर्शन होता है वो सारा क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब उसकी वाटर के लिए अट्रैक्शन होती है। मतलब 2 पोर्शन हो गए, काइलोमाइक्रॉन की जो अंदर वाला बीच वाला साइड होगा वो फैट के लिए अट्रैक्शन रखता है, और जो आउटर जो उसके एजेस हो गए तो वो जो पेरिफेरी जो उसकी हो गई तो वो सारे के सारे वाटर के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। तो यही वजह है कि काइलोमाइक्रॉन वाटर के अंदर स्टेबल रहता है, डिज़ोल्व रहता है, क्योंकि उसके जो बाहर वाला जो सरफेस एरिया वाला पोर्शन है वो सारा हाइड्रोफिलिक है और जो अंदर वाला है वो हाइड्रोफोबिक है, और इसी वजह से कोई भी लिपिडी चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व होकर और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब इनका 5वां रोल जो आ गया वो क्या है, लुब्रिकेंट है। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। लुब्रिकेंट उस चीज़ को कहते हैं जो फ्रिक्शन को कम करती है। इन द बॉडी ओनली लुब्रिकेंट इज़ लिपिड। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है तो लुब्रिकेंट जो है वो लिपिड है। अच्छा, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बल्कि जो हमारे पास बाहर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं एज ए लुब्रिकेंट, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में, फ़िज़िक्स में, आम उसमें डेली लाइफ में जैसे कि लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, तो वो उसमें अक्सर जो होता है हमारे पास लुब्रिकेंट में वो हमारे पास लिपिड ही होता है। ठीक है, लिपिड की कोई ना कोई टाइप होती है। ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर किस तरह रोल प्ले करता है। मूवमेंट अक्रॉस द एलिमेंट्री कैनाल इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लिपिड सब्सटेंसेस सच ऑयली सब्सटेंसेस सच एज लिपिड्स। मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिससे हम मतलब माउथ से लेकर जो है तो हमारे पास उसोफेगस से लेकर हमारे स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास मूवमेंट होती है फूड की। तो फूड की मूवमेंट होती है, उनके सारे जितने भी मसल्स होते हैं वो फूड को आगे की तरफ पुश करते हैं।
लेकिन उस पुश को करने में हमारे पास लिपिड्स का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, लुब्रिकेट करती हैं, उस फूड को लुब्रिकेट करती हैं। अगर लिपिड्स हम फूड स्टफ़ में ना खाएं, चूँकि हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर ही ऑयल होता है ना, अक्सर हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं उसके अंदर या तो हम उसको पकाते हुए उसके अंदर ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जो है तो उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है ऑयल या फ़ैट या कोई भी लिपिड। तो वो क्या करता है, वो ऐसा करता है कि उसकी वजह से हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल और फूड के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होती। अगर वो फ्रिक्शन को लिपिड्स ना रोके तो फ्रिक्शन की वजह से वो सारी जो है तो कैनाल के मसल्स भी डैमेज हो सकते हैं, और इसके अलावा सीवियर सेंसेशन ऑफ पेन भी हो सकता है, और जो होता भी है सीवियर सेंसेशन ऑफ पेन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मसला होता है फूड को की पैसेज में, मूवमेंट भी स्लो हो जाती है क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं होती, फ्रिक्शन होती है, तो मूवमेंट फूड की स्लो हो जाती है, तो पूरी डाइजेशन जो है तो वो इफ़ेक्ट पड़ती है लिपिड्स की वजह से। आगे क्या है, आगे हमारे पास है सेलुलर उसमें कि इम्पोर्टेंट इन सेल मेम्ब्रेन बिकॉज मेकिंग इट्स सेमी परमिएबल। सेलुलर कंपोनेंट है लिपिड्स हमारे पास, जो 6 इसका पॉइंट है, ये क्या है, सेलुलर कंपोनेंट है। लिपिड होते हैं सेलुलर कंपोनेंट, मतलब कि ये सेल के एक कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलके सेल बना होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसको सेमी परमिएबल बना देते हैं। अगर तो लिपिड्स का रोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना होता और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना पाए जाते, तो जितनी भी वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है तो गुजर सकती, पास हो सकती, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो उस वजह से क्या होता कि बहुत मसला हो जाता। सेल अक्सर बाज़ चीज़ों को परमिट करता है और बाज़ को नहीं करता। तो लिपिड की प्रेजेंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनको सेमी परमिएबल कर देती है, और वाटर सॉल्युबल चीज़ें उसके अंदर इंटर नहीं हो सकती और ना ही लीव कर सकती हैं फ्रॉम द सेल। होम्योस्टेसिस इसका 7th पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम्योस्टेसिस। प्रेजेंट इन स्किन सो कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी स्किन के अंदर भी ये मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इनवर्ड गोइंग सब्सटेंसेस और आउटवर्ड गोइंग सब्सटेंसेस को ये हमारे पास क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। स्किन के बीनीथ भी जो है तो स्किन के नीचे भी हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब एसेंशियल फैटी एसिड्स आ गए हमारे पास। लिपिड्स प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स, मतलब इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया। एसेंशियल नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं कि जो अगर हम फूड स्टफ़ में ना खाएं तो हमारी बॉडी उनको किसी और सोर्स से बना सकती है। ठीक है, ऐसा कोई भी फैटी एसिड जो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बना सके या प्रोटीन सोर्स से बना सके, वो नॉन एसेंशियल होता है। और ऐसा फैटी एसिड जो हमारी बॉडी ना कार्बोहाइड्रेट से बना सके, ना प्रोटीन से, ना किसी और चीज़ से, तो वो एसेंशियल फैटी एसिड होता है, और उसको डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसको डाइट में ना लिया जाए तो उसकी बॉडी में कमी आ जाती है, और उसकी बॉडी में कमी की वजह से बॉडी सफ़र करती है, डिफरेंट डिजीज़ आती हैं। चूँकि इनका हर मतलब मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम रोल होता है, तो जो है तो किसी न किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एसेंशियल फैटी एसिड की कमी की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि फैटी एसिड्स को या फैट जो होता है वो हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल पॉइंट, कि ये हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिपिड प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स वन विच कांट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, क्योंकि बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अगला पॉइंट जो है इसका क्या है, वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स गिव इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक एसिटाइल CoA। अब इनकी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या है, जब भी कोई फैटी एसिड हमारे पास डिग्रेड होगा, देखिए फ़ैट जो है तो सबसे पहले डिग्रेड होगा फैटी एसिड और अल्कोहल में, उसके बाद जो है तो फैटी एसिड डिग्रेड होगा, और जो इसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है वो हमारे पास एसिटाइल CoA है। जब फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, जो कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, मैं इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए।
फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसिटाइल को ए बनता है। एसिटाइल को ए आप जानते हैं कि ये वो वाला कंपाउंड है जो क्रैब्स साइकिल में इंटर होता है और उससे हमारे पास बहुत सारे NADH, FADH और GDP या फिर यूँ कह सकते हैं कि ATP बनते हैं हमारे पास। तो फैटी एसिड एसिटाइल को ए में जो है तो डिग्रेड होंगे और फिर एसिटाइल को ए इंटर होगा क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में हमें NADH, ATP या GTP हम दोनों कह सकते हैं, क्योंकि पहले GTP बनती है, फिर GTP से हमारे पास ATP बनती है। तो फिर उसके बाद ये सारे जितने भी NADH और FADH हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके और हमें जो है तो ATPs देते हैं। तो ये इस वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी जो है तो हुए हमारे पास, विच इज़ यूज इन एनर्जी साइकिल, और वो हमारे पास यूज़ होते हैं जहाँ जहाँ हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। इम्यूनोलॉजी आ गई। सम लिपिड्स आर एंटीबायोटिक्स। कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं एज आ बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्यूलामीन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ शार्क है, और ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। सिक्यूलामीन जो है तो ये हमारे पास शार्क के ब्लड में बनता है। शार्क की बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है, और शार्क के अंदर कोई किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो तो उसको ये जो है तो ख़त्म करता है ये एंटीबायोटिक। और इसको हम शार्क के ब्लड में से जो है तो फ़िल्टर कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं उसमें से, और फिर जो है तो इसको एज आ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है तो मेडिसिन्स या इंजेक्शन वगैरह बना के और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी लगा सकते हैं ताकि ये अपने एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट से फ़ायदा दे सकें लोगों को। अच्छा, मेटाबॉलिक फंक्शन आ गए हमारे पास। फैटी वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन जितने भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, इन सब का क्या है, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जितने भी फैट्स होते हैं, अब ये जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, ये ख़ुद भी फैटी नेचर के होते हैं। यही वजह है कि ये फ़ैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और इसी के अलावा स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड भी फ़ैट की एक टाइप है। यही वजह है कि स्टेरॉयड को हम फ़ैट बोलते हैं, और ये स्टेरॉयड फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। और ये जितने भी सारे कंपाउंड हैं, इन सबको हम एज आ फ़ैट के तौर पे जो है तो ट्रीट कर सकते हैं। तो जितने भी फ़ैट्स हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो क्या है कि विटामिन ए की कमी आ जाए तो उससे डिफरेंट मसले मसाइल होंगे, आँखों के मसले और डिफरेंट बहुत से हज़ारों मसले बनते हैं विटामिन ए की वजह से, हड्डियों की मसले और आगे पीछे इस तरह। विटामिन डी की वजह से हज़ारों मसले, विटामिन ई, विटामिन के की वजह से स्टेरॉयड हार्मोन्स के मसले। अगर स्टेरॉयड हार्मोन नहीं बन रहा तो तब भी जो है तो ख़राबी होगी। तो इस वजह से बॉडी को इन सब चीज़ों की एक ख़ास मकदार ज़रूरी होती है, अगर उससे कम मिलती है तो बॉडी सफ़र करती है। अच्छा, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गई, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिपिड्स। सम टाइम इस तरह होता है कि कोई बंदा ग्लूकोज कम खा रहा होता है, मतलब शुगर कम ले रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा होता है और लिपिड ज़्यादा ले रहा होता है। तो उसमें एक फ़ायदा लिपिड्स का ये भी है कि लिपिड्स से हमारे पास ग्लूकोज बन सकता है, और वो जिस प्रोसेस के ज़रिए बनता है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए, ग्लूकोज के लिए आ गए, और न्यू के लिए आ गए, और जेनेसिस सिंथेसिस के लिए आ गए। मतलब कि न्यू सोर्स से ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोज की सिंथेसिस हमारे पास प्रोटीन से भी हो सकती है और लिपिड से भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको बताया गया है। अब क्लासिफिकेशन आ गई है, ये मोस्टली ब्लोर की क्लासिफिकेशन है जो उसने हमें दी। वो क्लासिफिकेशन क्या थी? क्लासिफिकेशन, लिपिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव लिपिड्स। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास ओनली ईस्टर और अल्कोहल होता है, ईस्टर प्लस अल्कोहल। ईस्टर प्लस अल्कोहल से मुराद मेरी ये थी कि ईस्टर तो कहते ही उसको हैं जो जिसमें अल्कोहल और फैटी एसिड होता है ना, तो इसको हम ओनली ईस्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड होगा। कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं जो है तो उसके साथ क्या होगा, एक अनदर ग्रुप भी होगा,
यानी कि ईस्टर है, ईस्टर के अंदर फैटी एसिड होगा, उसके अंदर अल्कोहल होगा, ईस्टर प्लस अल्कोहल हो गया प्लस अनदर ग्रुप, यानी कि कोई और ग्रुप होगा, वो कोई फॉस्फेट, कोई सल्फर वाला कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। और डिराइव लिपिड क्या होते हैं? फ्रॉम डिराइव लिपिड वो होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, जो सिंपल लिपिड से डिराइव हों या फिर कंपाउंड लिपिड से डिराइव हों, मतलब ये केमिकली आगे रिएक्ट करें या केमिकली आगे इनके अंदर कोई चेंज आए तो उस वजह से जो लिपिड हमारे पास बनेंगे उसको हम डिराइव लिपिड कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर विद सिंपल लिपिड्स एंड एज़ कम्पेयर विद कंपाउंड लिपिड्स। और इन तीनों में जो सबसे सिंपल क्लास है वो सिंपल लिपिड्स हैं, जिसमें सिर्फ ईस्टर और फैटी एसिड होता है। सबसे पहले अब हमारे पास आ गई सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या है? ईस्टर हैं। ये क्या है? दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल्स, ये इसकी डेफिनेशन थी। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अब ईस्टर के साथ ओ डैश डैश, यहाँ पे डैश ओ डैश, यहाँ इसका लफ्ज़ यूज़ किया गया है। ये ईस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके से ईस्टर हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अल्कोहल ग्रुप के OH के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है तो वो दोनों मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड से लिंक होते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का एटम दोनों को क्या करता है? लिंक करता है। एक साइड पे ऑक्सीजन के फैटी एसिड होता है और दूसरे साइड पे अल्कोहल। फैटी एसिड आर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सिंपल लिपिड्स में हमेशा जो फैटी एसिड होगा वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड उसको कहते हैं ऐसे फैटी एसिड को जिसके अंदर सिंगल COOH हो, यानी कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। ठीक है, तो उसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर जो फैटी एसिड यूज़ होता है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विद क्या है? कार्बन रेंजिंग फ्रॉम 4 to 24, यानी कि कार्बन नंबर वो या तो 4 से लेके और 24 के दरमियान कोई भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, और इनके दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इन ह्यूमन कार्बन 16 एंड कार्बन 18 जो है तो वो मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा फैटी एसिड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो कार्बन 16 और कार्बन 18 वाले फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें क्या आ गया हमारे पास? स्टीरिक एसिड आ गया, पाल्मेटिक एसिड आ गया हमारे पास, ये दोनों आ गए। स्टीरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड हमारे पास जो है तो क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन 16 कार्बन 18 वाले फैटी एसिड हैं और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा कोई और फैटी एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर कोई पाया भी जाता हो तो वो बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल ट्रेसेस में पाया जाता होगा। जो तकरीबन 99% फैटी एसिड होते हैं तो वो स्टीरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड होते हैं, कार्बन 16 और कार्बन 18 वाले। अल्कोहल में भी मोनोहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। अब सिंपल लिपिड्स के अंदर अल्कोहल मोनोहाइड्रोक्सी भी हो सकता है और ट्राईहाइड्रोक्सी भी हो सकता है। अब मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल उसको कहते हैं जिस अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 1 OH ग्रुप। और ट्राईहाइड्रोक्सी उसे कहते हैं जिसके अंदर 3 ग्रुप्स हों अल्कोहल के। अब सिंपल लिपिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई। सिंपल लिपिड्स को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं फैट्स में, फैट्स, ऑयल और वैक्सेस में। ठीक है, पहली कैटेगरी में फ़ैट और ऑयल आ गए और दूसरी कैटेगरी में वैक्सेस आ गए। अब जो फैट्स हैं या फिर जो ऑयल्स हैं फैट्स, उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? क्लासिफिकेशन नहीं है, इनके अंदर जो मोस्टली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं और ट्राई ग्लाइसराइड्स होते हैं। ये दो होते हैं इनके अंदर, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल और ट्राई ग्लाइसराइड्स। अब फैट्स को देखते हैं, फैट्स और ऑयल्स को। दीज आर सिंपल लिपिड्स, ये सिंपल लिपिड्स हैं विच आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरोल, जो कि क्या होते हैं? फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं विद ग्लाइसरोल। ये वही सिंपल एसिड वाली सिंपल लिपिड वाली क्लासिफिकेशन आ गई, लेकिन वैक्सेस में ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वैक्सेस भी सिंपल लिपिड हैं, फैटी एसिड भी सिंपल लिपिड हैं, तो दोनों का सिंपल लिपिड की डेफिनेशन पे पूरा उतरना ज़रूरी है, लेकिन एक छोटा सा दोनों में डिफरेंस होगा, वैक्सेस में और फैट्स में। सिंपल जो है तो हमारे पास लिपिड्स हैं विच आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल किसे कहते हैं? अब यहाँ पे पाबंदी लग गई है कि जो अल्कोहल होगा वो हर सूरत में ग्लाइसरोल होगा, जबकि वैक्स में अल्कोहल का ग्लाइसरोल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ग्लाइसरोल वैक्स में नहीं होता। वैक्स में हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। यहाँ पे जो ग्लाइसरोल है वो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। देखिए ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है।
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 कार्बन का अल्कोहल है और तीनों के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम ग्लाइसरोल बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फैटी एसिड है। देखिए R ग्रुप जो है तो कोई भी हो सकता है, कार्बन 16, ये जो कार्बन R+ जो C है ना, ये कुल कार्बन जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन वो हमारे पास या तो 16 होंगे या तो 18 होंगे इन केस ऑफ ह्यूमन। और अगर कोई और एनिमल है तो कार्बन 4 से लेकर कार्बन नंबर 24 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है इनका। तो R एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, फैटी एसिड की लंबी टेल होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैटी एसिड के अंदर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये देखिए COOH इसको हम बोलते हैं। और एक हमारे पास लंबी जो है तो टेल होती है, लंबी इस तरह की लंबी सी टेल होती है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं हमारे पास, सारे के सारे हाइड्रोजन ही होते हैं हमारे पास इस कार्बन के साथ जितने भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जो है तो फैटी एसिड। अब यहाँ पे जो है तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब इसका OH और इसका, देखिए इधर से OH और इसका हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और फैटी एसिड का कार्बन और जो है तो ग्लाइसरोल का कार्बन आपस में ऑक्सीजन के ज़रिए लिंक होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही वाला कार्बन है और ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, और बाकी सारा क्या है, हमारे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड का OH रिमूव हो चुका है और हमारे पास उधर फैटी एसिड वाला R लगा हुआ है, ठीक है। और ये तीनों पोजीशंस पे होता है फैट्स में और ऑयल्स में। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स, इन्हीं को हम ट्राइग्लाइसराइड्स बोलते हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स क्यों बोलते हैं, देखिए ट्राई का लफ्ज़ 3 के लिए आता है, और ग्लाइसराइड इसलिए आया क्योंकि ये ग्लाइसरोल से बने हैं। तो ग्लाइसरोल के साथ जब 3 फैटी एसिड लगते हैं तो उसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द एस्टरिफिकेशन एट 3 पोजीशंस विद ग्लाइसरोल, 3 पोजीशंस पे इसकी एस्टरिफिकेशन होती है, इस वजह से भी इसको ट्राइग्लाइसरोल्स बोलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पे फिर ग्लाइसरोल की एग्जांपल। अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल डिफरेंट, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, यहाँ पे तीनों R सेम थे, यहाँ पे ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो R होते हैं फैटी एसिड्स, ये जो है तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इन तीनों का R ग्रुप सेम हो तो ये एक ही फैटी एसिड होगा, और अगर डिफरेंट हो तो ये डिफरेंट फैटी एसिड होंगे, तो उसमें फिर हेटेरो और होमो वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे देखें ये तीनों डिफरेंट लग गए हैं। ये देखें इन सब के हाइड्रोक्सल, इन सब के हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और क्या होगा, हमारे पास फैट यहाँ पे बन जाएंगी वे डिफरेंट फैटी एसिड्स अनसाइमेट्रिकल। जो डिफरेंट जो है तो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं उनको हम अनसाइमेट्रिकल फैट्स बोलते हैं, और जो सेम फैटी एसिड से बनी है उनको हम साइमेट्रिकल बोलते हैं। अब यही क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ऊपर जो है तो फार्मूला लिखे CnH2n +1 प्लस COOH इनका जनरल फार्मूला है। CnH2n +1 × COOH इनका फार्मूला है। फैट के अंदर अब 2 डिवीजन आ गए, साइमेट्रिकल फैटी एसिड्स और अनसाइमेट्रिकल फैटी एसिड। साइमेट्रिकल फैटी एसिड वो वाले होते हैं व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फैटी एसिड्स आर स्ट्रिफाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमेट्रिकल फैटी एसिड या साइमेट्रिकल फैट बोलते हैं। फैटी एसिड नहीं, फैट बोलेंगे। और जो अनसाइमेट्रिकल होते हैं तो वो क्या है, व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स आर स्ट्रिफाइड विद ग्लाइसरोल, तो वो जो हमें देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनसाइमेट्रिकल फैट्स बोलेंगे। 98% ऑफ आल लिपिड्स आर फैट्स या फिर ऑयल्स, यानी कि 98% जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ़ैट पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, या तो फैट होगी या ऑयल होगी। और बाकी जो जितने भी टाइप्स आ गई, वैक्सेस आ गई, कंपाउंड लिपिड्स आ गए, डिराइव लिपिड्स आ गए, वो सारे बहुत कम होंगे। 98% हमारे पास यही होते हैं।